हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस के संदर्भ में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं पॉलिटी के साथ। आप देख सकते हैं कि हम लोग हिस्ट्री की भी एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो आज पहले पार्ट में हम लोग क्लास 6 की पहले चैप्टर पे चर्चा करेंगे, देखेंगे। साथ ही ये श्रृंखला हम देखेंगे यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम के जो प्री एग्जाम है, या आप देखेंगे जहां ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस एग्जामों में। साथ ही आप हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। साथ ही आप देखेंगे कि आपका जो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है उस जो एशियंट काल वाले जुड़े हुए चीज़ें हैं, तो आपको एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस के फर्स्ट पेपर में भी आपको ये हेल्पफुल करेगी। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर के साथ, और इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड होते हैं, या कह सकते हैं हिस्ट्री में कहीं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या अदर एग्जाम जहां कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम लगभग हर टॉपिक कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री शुरू कर दी है। सभी पे लगभग आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। तो आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर पे और देखेंगे क्लास 6 के हमारे अतीत और पास्ट के संदर्भ में। देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री है आपके चैप्टर। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि ये क्लास 6 की हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है। और आप देखेंगे हमारे अतीत और पास्ट के संदर्भ में ये क्लास 10th लिख गया है। क्लास, रुक जाइए, आप इसे हमसे अभी ठीक करा देते हैं। तो आप देखेंगे ये यूपीपीसीएस, सीएससी, पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, ठीक है। तो साथ ही आप आर्ट एंड कल्चर के कह सकते हैं कि ये आर्ट एंड कल्चर में जो क्लास 6 एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस एंड पीटी के संदर्भ में आप देख सकते हैं। साथ ही आप पीटी में जो वनडे एग्जाम की श्रृंखलाएं हैं यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस में बाकी हिस्ट्री पूछी जाती है। खासकर यूपीएससी के जो टॉपिक्स हैं तो एशियंट हिस्ट्री, खासकर सोशल, सामाजिक, डेमोग्राफिक जो संरचना है उस संदर्भ में क्वेश्चन हिस्ट्री से अच्छा पूछते हैं। तो हम आज देख सकते हैं इसके पहले चैप्टर की बात। तो आप देखेंगे कि पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो कब, कैसे मतलब क्या है, आप हमारे अतीत के बारे में आप क्या जानते हैं, ये कहाँ से शुरू हुई है घटनाएं, और कहाँ कहाँ इनका अस्तित्व है, कैसे कैसे हिस्ट्री का विकास हुआ। आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनका जीवन शुरुआत हुई। कहीं आप देखेंगे कहीं इनका रहना शुरू हुआ, तो कहीं नगरी जीवन शुरू हुआ, कहीं इन्होंने अनाज, और कैसे इन्होंने ये काम किए। तो आप देखेंगे हम इसके पहले पार्ट में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं जो भी हम जो भी पर चर्चा कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से। तो देख सकते हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत भाई अनुज पटेल सर का चैनल है, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, देख सकते हैं इन्हें। तो हम बात करेंगे अध्याय या चैप्टर 1 में कि कब, कहाँ, कब क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आपको बताया था अगर हम बात करें कि हम अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो जैसे हम आपसे ही कहें कि आप अगर कि आपकी उम्र आज 15 साल है, या आज आपकी उम्र 30 साल है, या आपकी उम्र आज 25 साल है, 25 साल के बीच अगर आपके अतीत की बात करें तो अतीत मतलब आपका जो बचपन रहा होगा 5 साल से एक जीरो से लगा के कितना 6 साल तक का। इसके बाद दूसरी घटना कहेंगे 6 से
क्या 7 से 14 वर्ष तक का उम्र, तो ये आपके अतीत हैं, क्योंकि आप इस समय क्या थे, नाबालिग थे। ये आपका अतीत है। और ये आपका क्या है, एडल्ट हो चुके हैं आप यहाँ, तो ये आपका क्या है, आप अब बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो ये आपका अतीत नहीं है, आपका वर्तमान है। तो अतीत के बारे में आपको कैसे पता है, इसी तरीके से आप आपकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। अपने पूर्वज कहेंगे कि कैसे मानव का धीरे धीरे विकास हुआ, कहाँ से कैसे कार्य शुरू किया है, तो देखेंगे कि मानव ने कैसे जीवन आरंभ किया, कहाँ अतीत उसका क्या था, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसने एक मानव के रूप में उसका विकास हुआ हिस्ट्री में। तो आप देखेंगे कि अतीत, क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्या नाम एशियंट हिस्ट्री के पार्ट से कुछ चीज़ों को, तो देखेंगे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में आपसे बहुत कुछ जाना जा सकता है। आप देखेंगे पहले पॉइंट की बात करें कि लोग क्या खाते थे, पहले पॉइंट की बात कैसे कपड़े पहनते थे। दूसरी आप सोच सकते हो कि जो प्राचीन काल के लोग रहे होंगे, आप सिंधु सभ्यता या पुरातात्विक जीवन से पहले अगर कहें हड़प्पा से भी पहले और पहले की बात करें तो लोग कैसे रहते होंगे। मानव की विकास की शुरुआत की बात हो रही है और किस तरह के घरों में रहते रहे होंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात है, आप सोच सकते हैं हम शिकारियों पशु, आप देखेंगे क्या पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, सभी कुछ आ रहा है, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। क्योंकि उस समय क्या थे, शिकारी भी, पशुपालक धीरे धीरे हुए, जैसे पुरा पाषाण काल, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर आपका देखेंगे धीरे धीरे पशुपालक मतलब कृषक मतलब नवपाषाण काल आ गया, शासक मतलब पाषाण का युग खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे लोग कबीले के रूप में निर्माण करने लगे, इंडस वैली के सभ्यता विकास होगा, व्यापारी आ गए, और जब व्यापारी आ गए तो पुरोहित आ जाएंगे, तो पुरोहित आ गए और शिल्पकार आ गए, कलाकार आ गए, संगीतकार आ गए। क्योंकि जब एक संस्था बन चुकी है, क्या नाम, एक कबीले का निर्माण हो चुका है, उस कबीले में क्या है, कबीले हैं, तो वहाँ कलाकार अलग अलग लोग अलग अलग रंग पंच के अलग अलग कार्य होंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि संगीतकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ आप कैसे हासिल करेंगे। तो देख सकते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाना। पहली बात करें कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, तो देख सकते हैं आपसे पूछा जाए कि आप नर्मदा नदी का पता लगाइए। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री के कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री के साथ आप इंडिया क्या है, इंडियन कॉन्टिनेंटल की चर्चा करेंगे, आप याद रखिएगा, अन्य भी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो नर्मदा नदी का पता लगाओ तो आप कह सकते हो कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा जो आज नर्मदा नदी है जैसे आज रह रहे, तो कई लाख साल पहले भी रह रहे होंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ रहने वाले आलम, अगर आप कल्पना करें या अतीत में जाएं तो आरंभिक लोगों में से क्या है, कैसे लोग रह रहे होंगे, तो कुछ उसमें देखेंगे, कुछ कौशल संग्राहक थे। आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि नर्मदा नदी के तट पर आप देखेंगे क्या थे, बहुत जो है जीवन के विकास के संदर्भ में लोग वहाँ रहते थे। वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं नर्मदा नदी के नीचे आएंगे तो आप उसमें लोगों का जीवन का विकास होता है। अब हम बात करें उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, तो आप देख सकते हैं यही सुलेमान किरथर, यहाँ बोलन दर्रा है। इन्हीं दर्रों से आप देखेंगे कौन, भारत में जो अफ़गानी शासक या महमूद ईरानी शासक, आप देखेंगे जो महमूद गजनवी और नादिर शाह जो आए थे, तो वो सब इन्हीं पहाड़ियों से उधर से आए थे, याद रखिएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एशियन हिस्ट्री के संदर्भ में, हम लोग पुरापाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा, ठीक है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थानों की आप चर्चा सोच सकते हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व की अगर पहले की बात करें तो स्त्री पुरुष ने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ गेहूं और जौ की फसलों का उपजाना आरंभ किया था। कभी आपसे यूपीएससी क्वेश्चन भविष्य में पूछ सकती है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्रों में सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया था। आप ये चीज़ पॉइंट आउट रखें। आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन क्लास 6 की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में आपको क्वेश्चन दिखेगा। उन्होंने क्या किया,
यहाँ के लोगों ने देख सकते हैं क्या किया, भेड़ बकरी गाय बैल पशुपालकों को बनाना शुरू किया। मतलब आप देखेंगे कि नवपाषाण कालीन का जीवन शुरू हो चुका था। लोग गांव का निवास करने लगे थे, मतलब लोग अब एक गांव की संस्था में रहने लगे थे, झुंड में रहने लगे थे। तो देखेंगे धीरे धीरे आगे की विकास की प्रक्रिया है। अब हम बात करें पहली की बात, उत्तर पूर्व में गारो तथा, ठीक है, उत्तर पूर्व गारो मतलब आप मेघालय की तरफ जा रहे हैं, मध्य भारत मतलब मिडिल मध्य प्रदेश के एरिया के, और उत्तर प्रदेश मध्य मतलब बिंद पहाड़ियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा अगर आज की बात करें, और तो बिंद पहाड़ियों के संदर्भ में देख सकते हैं कि बिंद पहाड़ियाँ, तो आप इनके बारे में सोच सकते हैं कि हिस्ट्री में इनकी चर्चा क्यों है। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में बिंदबाड़ी में क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और आप देखेंगे जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था, तो इस चावल के संदर्भ में बिंद पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछा गया है, और गारो से भी कभी पूछा गया हो देखा ये, और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, जहाँ सबसे पहले क्या चावल उपजाया गया, बे स्थान बिंद के उत्तर में। तो आप देखेंगे बिंद के उत्तर में स्थित है। आप चावल के साथ चावल के भूसी के साथ क्या है, इलाहाबाद और आगे जाएंगे तो एक उत्खनन क्षेत्र है, वहाँ से आप देखेंगे चावल के साथ मिले हुए हैं, छिले हुए चावल। आप देखेंगे प्राचीन या प्राकृतिक मानचित्र है, कभी भारत प्राचीन काल में ऐसे रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप है, लिखा हुआ है, आपसे देख सकते हैं। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, मानचित्र को आप देख सकते हैं, सिंध तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगा सकते हैं। तो सिंध नदी ये है, आप देख सकते हैं, इनकी सहायक नदियों के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ जीवन कैसे कैसे एशियन हिस्ट्री में कहाँ कहाँ कैसे विकास हुआ, किन किन चीज़ों की कहाँ कहाँ खोज हुई, कहाँ कहाँ कुछ नदी की चीज़ें उपजाई शुरू की गई। तो आप देखेंगे कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर की बात, आपको फले फूले अगर भारत की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, याद रखिएगा आपसे। तो 4700 ईसा पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, तो आप देखेंगे सिंध, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इन नदियों के किनारे क्या है, इनकी सहायक नदियां हैं। कुछ नगर फले फूले मतलब नगरों का एक विकास क्रम शुरू हुआ है, क्वेश्चन बने कभी तो देख सकते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ, मतलब 2500 ईसा। हम लोग अब बात करेंगे इंडस वैली में, तो आप देख सकते हैं इंडस वैली के संदर्भ में, तो इंडस वैली की बात होगी तो आप गंगा देख सकते हैं, ये है गंगा व इसकी सहायक नदियों के तटवर्ती इलाके। तो मतलब समुद्र तटवर्ती इलाकों से आप देखेंगे कभी क्या थे, सिंध लोग थे, जैसे इंडस वैली के सिंध के नाम से आप देखेंगे ये इधर से आए कभी और यहाँ बस गए, तो इन्हीं बसने के संदर्भ में, ठीक है, आप देखेंगे जिसे हम आर्यन कहते हैं आज के संदर्भ में। तो कहा जाता है कभी ये क्या है, इन पहाड़ियों से कभी वहाँ क्या हुआ, इनकी सभ्यता जो एक नदी क्रॉस करके आए ईरानियन क्षेत्र से किधर एरिया से, फिर ये इस नदी के पास आसपास आरंभ शुरू हुआ। तो आप इसे देख सकते हैं संदर्भ में। अगर हम गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ तो देख सकते हैं ये गंगा है और ये इसकी सोन नदी है। इस इलाके में क्या था, एक मगध साम्राज्य उत्पन्न हुआ था, इसी के संदर्भ में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास प्राचीन काल में एक मगध नाम का राज्य जो बहुत शक्तिशाली था। इसके भी आप देखेंगे इसके आसपास भी बहुत सारे राज्यों का विकास हुआ है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के सदैव, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन पूछा जाए कि जो लोग यात्री थे वो सदैव क्या थे, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इन्होंने यात्रा की है। आप इसे देख सकते हैं मानचित्र पे। इसके साथ ही हम कहें देश का नाम, तो आप देखेंगे कि देश के नाम के संदर्भ में आपने देश के लिए प्रायः इंडिया शब्द सुना होगा या भारतवर्ष सुना होगा, भारत। तो दोनों नामों का प्रयोग कहाँ से कैसे प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन पीटी में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या था, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने क्या किया था, सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा था।
ठीक है, आप देखेंगे जो सिंधु सभ्यता विकसित थी, जो ईरानियन और यूनानियन की इलाके से लोग आए थे, इस एरिया में बस गए थे, उन्होंने क्या था, नदी का नाम सिंधु रखा। सिंधु के नाम से इसे क्या था, हिंदोस या इंदोस बोला था, आप देखेंगे। और नदी के पूर्व में स्थित भूम प्रदेश को इंडिया कहा गया। और इसके जो सिंध नदी थी, इसके पूर्व वाले हिस्से में आप देख सकते हैं इसे इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग अगर हम बात करें तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद में मिलती है। आप याद करना, भारत नाम का जो प्रयोग किया गया है वो किस कृति में मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो आप देखेंगे भारत नाम का प्रयोग महाभारत से भी जोड़ा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। और एक जम्मू नाम रखा जाता है तो श्रीलंका के संदर्भ में होता है, याद रखिएगा। आगे मतलब भारत में ही जम्मू। आगे हम बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, तो आप इसे देख सकते हैं। पहले लोग क्या थे, ताड़ पत्र पर ही लिखा करते थे। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। तो पूछा जाए कि लगभग भारत की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो ताड़ पत्रों पर लिखी थी, वो 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर लगभग अलग अलग हिस्सों पे एक साथ बांध दिया जाता था और इन्हें भुर्ज पेड़ या की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो बुर्ज की छाल से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, याद रखिएगा ये पीटी में क्वेश्चन। तो आप आगे भी देख सकते हैं, इस पर पूछा जा सकता है स्टेटों के संदर्भ में। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो आप देखेंगे कि आप अपने बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, या तो आप क्या करेंगे, आप किसी से सुनेंगे कि हमारा अतीत बचपन में हम कैसे थे, क्या करते थे, क्या एक्टिविटीज़ थी। आप या तो किसी अपने दादा से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, माता से पूछेंगे, या हो सकता है आपकी कोई एक वीडियोग्राफी तैयार हुई हो तो आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन हम उसी तरीके से क्या करेंगे, हिस्ट्री के अतीत को जानने के लिए या तो पांडुलिपियों को जानेंगे या किसी हिस्टोरियन से सुनेंगे, क्योंकि उसने सीखा होगा। तो अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण उन्हें पांडुलिपि, जो पुस्तकों को हैंड राइटिंग जो आप लिखते हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्लास में बैठे हैं, अगर आप हमारे चैनल को से पढ़ रहे हैं, अगर उसे नोट डाउन भी कर रहे हैं हाथ से लिखी हुई, तो वो आपकी पांडुलिपि कही जाएगी। अंग्रेजी में आप देखेंगे पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये निकला कहाँ से शब्द, लैटिन शब्द है मेनू, जिसका अर्थ है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय क्या लिखी जाती हैं, ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ये भुर्ज, आप याद रखिए, भुर्ज नामक एक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पीटी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर से, क्योंकि भुर्ज का भी नाम प्रयोग हो चुका है या भोजपत्र, दोनों ही ये पीटी में क्वेश्चन बन सकते हैं। आकि आप ऑप्शनल में अपने हिसाब से देखेंगे। ये पांडुलिपियाँ आपको मंदिरों और बिहारों से भी प्राप्त होंगी, और इन पुस्तकों में आप देखेंगे, अगर आप इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करना होगा तो धार्मिक मान्यताओं को पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। औषधियाँ, विज्ञान और प्रकार के विषयों की आपको चर्चा इन पांडुलिपियों में मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। आप देखेंगे बहुत सारे महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, बहुत सारे आपको नाटक मिलेंगे, जिसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों की अलग से जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं और देखेंगे, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। तो देखेंगे संस्कृत, प्राकृत, तमिल। कभी आपसे पूछा जाए कि ये जो पांडुलिपियाँ थीं तो किस भाषा में, तो आप देखेंगे कि ये संस्कृत में लिखा हुआ मिल जाए तो आप आंसर सही कीजिए, प्राकृत में लिखा जाए तो आप सही मारिए, तमिल में लिखा जाए तो आप सही मारिए। और इसके साथ ही, ठीक है, क्यों,
क्योंकि अगर आपको तीनों मिलें तो आप तीनों सही मारेंगे क्वेश्चन अगर पूछा दिया जाए। इसके साथ ही प्राकृत भाषा का प्रयोग देखेंगे तो प्रायः आम तो लोग पर करते थे। आप जाएंगे जब मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य में क्या था, संस्कृत और प्राकृत भाषा में आप देखेंगे, ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो आप देखेंगे आम लोग कुछ और भाषा बोलते थे और कुछ लोग और भाषा बोलते थे। हम अभिलेखों को भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों से इन उत्कीर्ण करवाते थे। तो आप देखेंगे कुछ लोग अपने क्या करते, अपने कारणों को दिखाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, कोई नदी बनवाई, कोई नहर बनवाई, कोई महल बनवाया, कोई विजय की प्राप्त की। आप देखेंगे कुछ अपने जैसे उनकी पत्नियां बोलती थी कि यहाँ ये कार्य होगा, कोई मंदिर बनाया तो मंदिर के पास एक शिलालेख लगा दिया जाता था। तो आप देखेंगे अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते थे। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु पर होते थे, ये अपेक्षाकृत कठोर थे। आज भी ये क्या है, जिस भाषा में लिखा है तो इन पे आप देखेंगे अभी भी ये बहुत ही सही हैं, सतहों पर उत्कीर्ण किए गए थे। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों से इस तरीके के उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। क्योंकि शासन व्यवस्था की नियमों की जानकारी, अगर हम अकबर की बात करें, अकबर के जो शिलालेख हैं आप देखेंगे हर शिलालेख में उसने कुछ ना कुछ नियमों कानूनों का भी वर्णन किया है और अपने बारे में भी लिखा है, अपने राज व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों की बात करेंगे तो ये अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों की सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण दिया है, ठीक है, उत्कीर्ण करवाए। कह सकते हैं कि व्यापारी लोग आने जाते थे तो उन्होंने भी अपने कार्यों का जगह जगह देखेंगे कुछ शिलालेख लिखाए हुए हैं। हम बात करेंगे उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित किए विजयों का उल्लेख। आप जाएंगे प्रयाग प्रशस्ति, अन्य आप जाएंगे कहाँ से, इधर क्या नाम, टोपरा, बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं। आप जाएंगे आगे तो आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये है आपका शिलालेख अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है, पुराना है, लगभग 2250 वर्ष पुराना ये शिलालेख है। अभिलेख आप देखेंगे अफगानिस्तान के कंधार प्रांत से प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे सम्राट अशोक ने शासन के आदेश पर लिखा गया था। और देखें इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में, मतलब अगले चैप्टर, मतलब इसी किताब की चैप्टर 8 में हम चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे कि हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। तो लिपियों के संदर्भ में लिपि क्या होती है, तो लिपि अक्षरों एवं संकेतों से बनी होती है। जब हम बोलते अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो भिन्न लिपियों की भाषाओं में है। तो आप देखेंगे आपसे ये भी पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिम में जो अभिलेख मिलते हैं या कंधार या अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिलते हैं वो किस भाषा में है, तो आप उसे अरमाइक बोलेंगे, अधिकतर अरमाइक भाषा में है। आप देखेंगे ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस पे यूनानी तथा अरमाइक, मतलब इसके ये अभिलेख के अलावा और भी जो अभिलेख लिखे थे उस समय के लिए तो वो वहाँ। अब हम बात करेंगे पुरातत्वविद के संदर्भ में। तो आप देखेंगे पुरातत्वविद क्या होते हैं, तो पुरातत्वविद पत्थर, ईंट, इमारतों के बने अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, औजारों का अध्ययन करते हैं, हथियारों का अध्ययन करते हैं, बर्तनों का, आभूषणों का, सिक्कों से प्राप्ति, छानबीन और एवं खुदाई करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, पहाड़ियों, मछलियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कारण ये है कि जानवरों से वो ये पता लगा सकते हैं कि इस काल में ये जीवन रहा होगा तो जानवर ऐसे हैं। चिड़ियों के बारे में, मछलियाँ, तो आज से वो तुलना करके कि इनकी क्या इसमें चेंजेज आए ये भी देख सकते हैं। उनकी हड्डियों से ढूंढते हैं, पता करते हैं। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में हम बात करेंगे, देख सकते हैं प्राचीन काल के आपको ये मटका है, एक मनका बोलेंगे। तो आप देखेंगे बाएं में प्राचीन नगर से एक प्राप्त पात्र है। इस पात्र का प्रयोग 4700 ईसा पूर्व होता था। दायां पुराना चांदी का सिक्का है। तो आप इसे देखेंगे ये 4700 दाएं की बात है। इस सिक्के को हम क्या करेंगे, लगभग 2500 ईसा पूर्व प्रयोग होता था। हमारे द्वारा आज भी ये आने वाले सिक्कों से सिक्का कैसे भिन्न है, तो आप देखेंगे उस समय के सिक्कों के चित्र कैसे होते थे, आज के सिक्कों के चित्र अलग हैं। तो इसे देख सकते हैं। अतीत के संदर्भ में बात करेंगे, एक अनेक हैं, ठीक है। तो अतीत आपको बताया एक या अनेक। तो अतीत की बात करेंगे, अतीत हर
चीज़ का आप देखेंगे एक समूह में अलग अलग लोग हैं तो उनके अतीत अलग अलग होंगे, तो अलग अलग समूह के लोगों के अतीत भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के संदर्भ में बात करें, पशुपालक, कृषकों के जीवन, रानियों के जीवन, व्यापारियों, शिल्प सबके जीवन की जो है अलग अलग हैं, उनका अतीत अलग अलग है। हम बात करेंगे देश में अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते हैं, ये भी क्या अतीत है। आप देखेंगे इसकी गणना ईसाई धर्म क्या करेंगे, वर्ष की यह गणना, अगर हम बात करें तिथि की गणना, यहाँ पॉइंट डालना, हाँ हम बात करें कि तिथि की गणना कैसे होती है, ठीक है। अगर बात करें तिथि की गणना, ठीक है, तो आप कहेंगे वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रचारक, प्रवर्तक या ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है कि हम जब ईसा, जैसे हम लिखे हैं 2000 ईस्वी, ठीक है, तो ईसा पूर्व नहीं ईस्वी लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे तो ये जो है धर्म, तो ये आज जब 2000 लिखा है तो आज से 2000 वर्ष पहले क्या है, ईसाई धर्म, ईसा मसीह की जन्म की तिथि है। आप देखेंगे लगभग, अगर हम 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य, अगर आप 1900 ईस्वी लिखते हैं, 1800 ईस्वी लिखते हैं, तो आप कहेंगे कि आज से 1800 वर्ष पहले क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसके बाद कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। आप याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि को ईसा पूर्व कहा जाता है, ईसा से पहले की पूर्व की जाती है। तो आप देखेंगे दो तरीके इस इतिहास और तिथियों के संदर्भ में, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और ईसा पूर्व का मतलब आपको दोनों के अर्थ हैं, आप देख सकते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लगाते हो हिंदी में, और देखेंगे हिंदी में इसे कहेंगे ईसा, और पता लिखी जाती हो, ठीक है, एडी लिखा पाती हो तो आपको ये मतलब किसी को मतलब बताने के संदर्भ में, मतलब पहली को बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि लिखा पाती हो, यह एनो डोमनी बोलेंगे, एडी को याद रखिएगा, और नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व से है। कभी कभी एडी की जगह क्या मिलेगा, सीई मिलेगा। आप देखेंगे एडी की बात सीई तथा बीसी और बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य होता गया है। भारत में आप देखेंगे तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले पूर्व आरंभ हुआ है। आप इसे देखेंगे कभी कभी बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका मतलब बिफोर प्रेजेंट, तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बीपी बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले, तुरंत। आप देखेंगे कॉमन एरा है बीसीई, तो सीई कॉमन एरा हो गया। एडी आपको बता दिया है, एनो डोमनी हो गया की जगह सीई भी लिख सकते हैं, और तथा बीसी की जगह बीसीई लिख सकते हैं। तो एडी की जगह आप सीई का प्रयोग कर सकते हैं, बीसी की जगह आप बीसीई का प्रयोग कर सकते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्यत्र की बात करेंगे तो एक चीज़ और बता देंगे आपको अभिलेख के बारे में। अभिलेख कठोर सतहों के उत्कीर्ण पर कराए जाते थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अभिलेख कैसे किस पर लिखे जाते थे, तो कठोर सतह ही होती थी, मतलब पत्थरों पर। ये अभिलेख कई सौ वर्ष पहले लिखे गए थे। अभिलेखों में आप देखेंगे लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान कैसे जानेंगे कि क्या लिखा था? अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए प्रक्रिया का पता लगाइए। इस प्रकार से अज्ञात लिपियों को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र के आप जान सकते हैं। मिस्र के संदर्भ में कि कैसे लगभग 500 वर्ष पहले राजा रानी रहते थे, तो आप इस लिपि को समझ सकते हैं। ये ठीक, इसे आप क्योंकि आज से इसे अक्षर लगाया गया है कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका ये ठीक आप देख सकते हैं कि मिस्र के उत्तरी तट पर है। ठीक, एक कस्बा था रोसेस नामक। आप देखेंगे यहाँ उत्कीर्णित पत्थर मिला आपको, जो 3 भिन्न भिन्न भाषाओं लिपियों यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाई दिए गए हैं।
इन्हें कारतूस कहा गया है। आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों वाले आप क्या करें, बगल में रखे हुए मिस्री अक्षरों मतलब मिस्र के अक्षरों के समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया, और देखेंगे, ठीक है। और एक बार, ठीक है, जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वो आसानी से इस अभिलेख को पढ़ सके। तो आप देख सकते हैं और इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि तुम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना हो तो उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें पुरातत्वविद से पूछते हैं। उपयोगी शब्द, यात्रा क्या है, पांडुलिपि क्या है, अभिलेख क्या है, पुरातत्व क्या है, इतिहासकार क्या है, स्रोत क्या है, अज्ञात लिपि क्या है का अर्थ निकालना। तो आपको सभी के बारे में हमने कुछ बताया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, आपको आओ निम्नलिखित, तो नर्मदा घाटी, तो आप देखेंगे क्या था नर्मदा घाटी में, आप देखेंगे अगर तो पहला शिकार संग्रहण के संदर्भ में देख सकते हैं, मगध के संदर्भ में, पहला बड़ा राज्य के संदर्भ में लिखा हुआ है। और गारो पहाड़ियों की बात करेंगे तो क्या हुआ था, आरंभिक कृषि की बात करेंगे यहाँ, और सिंध एवं सहायक नदियाँ, तो आप देखेंगे क्या है, आरंभिक प्रथम नगर की बात करेंगे। ठीक, हाँ, इसकी बात करेंगे सिंध, तो आप देखेंगे ये प्रथम आरंभिक नगर की बात है। फिर गंगा नदी घाटी, तो आप देखेंगे 2500, इसके संदर्भ में शिकार एवं संग्रहण, हाँ नहीं, गंगा नदी घाटी, हाँ, तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं आराम से, ये क्वेश्चन आप इसे समझ सकते हैं। अगर हम बात करें पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में कुछ अंतर बताइए, तो आप देखें कृषि का आरंभ देख सकते हैं 800, एक क्वेश्चन है पांडुलिपियों तथा कृषि में अंतर बताइए। तो आपको बताया कि पांडुलिपि क्या होती है, अभिलेख क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये पत्थरों या कठोर धातु पे लिखी जाती थी, ये हाथ से लिखित धातु पत्र भोज पर लिखी जाती थी, यही अंतर है। कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व हुआ है, आपको पता है, पीटी पॉइंट टॉप से फैक्ट है, वनडे पीसीएस। तो कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व, सिंधु सभ्यता का लगभग प्रथम नगर 4700 ईसा पूर्व, गंगा नदी के नगर का विकास, मगध का सबसे बड़ा राज्य है तो गंगा नदी घाटी के नगर प्रथम बड़ा नगर था 2500 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो लिख सकते हैं यहाँ कि गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 ईसा पूर्व था। वर्तमान में आप कह सकते हैं लगभग 2000 ईसा पूर्व की बात होगी, लगभग आप देखेंगे वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व थी। आओ चर्चा करें के संदर्भ में बात, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इससे क्या हो उत्तर हो सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी धातुओं की एक सूची बनाओ, इसमें कौन सी वस्तुएं आप देखेंगे पत्थर की बनी हो सकती हैं। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों के विवरण क्यों नहीं रखते हैं, इनके बारे में तुम क्या सोचती हो। हम देखेंगे कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो। आपको बताया था कि आप अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, अब आओ कुछ आपको करके दिखाएं। तो देख सकते हैं शिल्पकार शब्द का पता लगाइए, और शिल्पकार क्या होते हैं, तो आपको पूछा जाए कि शिल्पी क्या होते थे, जो आपको देखेंगे किया शिल्पकार व्यापार जो पत्थरों पर काम करने वाले हैं या भोजपत्रों पर लिखाई कर सकते हैं, लिखाई उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, लेकिन लिखने वाला अगर कोई है बनाता था उसको क्या ताड़पत्र के, तो शिल्पकारी कहेगा। भिन्न भिन्न इनकी सूची बनाओ। स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, तो जाहिर सी बात है शिल्पकार दोनों ही हो सकते हैं। अतीत में किन विषयों पर लिखी गई थी, आप इस पर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, न मेन से पॉइंट ऑफ बनेगा पीटी, आपको जो भी क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनते थे वो आपको बता दिए, देख सकते हैं। ये पहला चैप्टर था हिस्ट्री का, इसमें कुछ जानकारी थी कि आप इन तिथियों को याद रखें, इन चीज़ों को कि आपको नर्मदा नदी आपको लगेगा कि नगर का विकास तो सिंधु वैली से दिखता है, इंडस वैली से, लेकिन प्राथमिक नगर इंडस वैली से नहीं, इस जो है इससे पहले आप जाएंगे सिंध और उसकी सहायक नदियों के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय, वॉच माय चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक व्यू कमेंट प्लीज। सो बाय बाय।